जय हिंद। कल पढ़ा रहे थे लोकतंत्र में अधिकार। टेक्निकल इशू की वजह से आगे क्लास नहीं चल पाया, आज उससे आगे चलना है। इसमें जो अधिकार दिया गया है, इसमें से पहला अधिकार हम ये लिख रहे हैं कि बता रहे हैं कि जीवन का अधिकार, जीवन का अधिकार। इस अधिकार के तहत क्या है कि इंसान को जीने का अधिकार दिया गया। मतलब किसी को भी न तो चोट पहुंचा सकता है, ना ही हत्या कर सकता है, ना ही ऐसे हालात में पहुंचा सकता है जहां कि वो जीने की हालात में न हो। इसके बाद ना ही वो स्वयं को भी आत्महत्या कर सकता है, ना ही वो स्वयं को भी आत्महत्या कर सकता है ना। तो ये पहला अधिकार दिया गया जीवन का। इंसान खुद को भी चाहेगा कि वो आत्महत्या करें तो उसके ऊपर भी केस लगेगा। यूडीसी करके केस होता है ना, वो यूडीसी करके एक धारा लगता है, वो लगाएगा। दूसरा, भाषण और विचार। प्रकट करने का अधिकार। आदमी चाहे वो किसी भी तरह का सभा आयोजन कर सकता है और सभा आयोजन कर करके वो भाषण दे सकता है। उसके लिए उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। यानी जैसे वो चुनाव से संबंधित हो या अपने निजी कार्यक्रम के संबंधित हो, तो वो भाषण देने के लिए वो स्वतः उसको आदेश मिला हुआ कि आप भाषण दे सकते हैं। अगर कोई बड़े लेवल पे है, मीन्स जैसे चुनाव वगैरह या किसी बड़े जगह पे आयोजन करना, गांव मोहल्ला में किसी की आदेश की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जब बड़े लेवल पे जाते हैं तो प्रशासन से अनुमति लेने की आवश्यकता हो जाती है। अब इस भाषण में एक मुख्य बात पर ध्यान दिया गया कि हम कुछ ऐसे बातों का प्रयोग ना करें कि किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचे, जैसे गाली देना, उसके निजी मामलों में के बारे में चर्चा करना, या उसके क्या कह सकते हैं उसके पारिवारिक मामला में चर्चा करना, या कोई ऐसी कमियां उसके अंदर जो उसके वो किया ना हो और उसके खिलाफ बोल रहे हैं। तो ऐसे केस में अगर कोई करता है तो फिर वो व्यक्ति उसके विरुद्ध मानहानि का केस कर सकता है ना। बहुत सारे लोग हैं गांव समाज में जो करता क्या, किसी के बारे में भी कुछ बोल देता है। यही बात अगर ये आम भाषण के अलावा अगर चुनाव के समय में कोई भी नेता या कोई भी लड़ने वाला प्रतिनिधि अगर चुनाव में करता है तो उसको कहा जाता है कि उसने आचार संहिता का उल्लंघन किया, और इसके तहत उसे भाषण देने पे, सभा करने पे उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया जाता है। उसके बाद बहुत सारे लोगों को जेल भी भेज दिया जाता है, मानहानि या केस भी की जाती है। उसके साथ उसके पर चुनाव की अगर वो जीत जाता तो उसकी सदस्यता भी निरस्त कर दी जाती है। तो भाषण देना एक मर्यादा में देना है, मर्यादा से बाहर देना नहीं है। तो भाषण देना और विचार करना है, मतलब वो हम अपना विचार रख सकते हैं सरकार के समक्ष कि ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, है ना। सारे लोगों को क्या क्या आता, पोलिंग करवाया जाता है कि मैं ये कानून ला रहा हूँ, इसमें आपकी सहमति है या नहीं है। तो लोग अपना अपना विचार रख सकते हैं। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया सभा संगठन, भाषण वाला और संगठन वाला। अब बता रहे हैं संगठन बनाने का अधिकार है। संगठन बनाने का अधिकार। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति वो संगठन बनाने का उसके अधिकार है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। अभी हाल में ही
विधानसभा चुनाव उपचुनाव हुआ था, उसके बाद लोकसभा का उपचुनाव हो रहा था, 2 राज्य में विधानसभा भी हो रहा था, महाराष्ट्र में और झारखंड में। तो बिहार में भी एक संगठन का भी निर्माण हुआ है जिसको हम लोग जानते हैं जन सुराज के नाम से। जन सुराज, जिसका कौन है? प्रशांत किशोर, इनके सुप्रीमो कह सकते हैं, इसके जो संगठन बनाने वाला है उनका मेन निर्माता कह सकते हैं ना, ये संगठन बनाने वाला। तो कोई भी व्यक्ति अपना संगठन को बना सकता है, जैसे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, यानी ये व्यवसायी का पूरे इंडिया का हो गया, है ना। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो गया, ABVP, अखिल भारतीय ABVP, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन हो गया, है ना। इसके साथ ही चैम्बर ऑफ कॉमर्स हो गया। तो ये सब क्या है? चैम्बर ऑफ ऑल इंडिया AIYF, अच्छा, ऑल इंडिया यूथ फेडरेशन, है ना, ये नहीं होगा। चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है जो व्यवसायियों के लिए होता है, उसके बिजनेस में खोला होता है किसी स्थान पे, तो उसका एक संगठन होता है ना। तो संगठन बनाने के लिए किसी की अनुमति की ज़रूरत नहीं है कि मैं संगठन बनाऊं, बस वो संगठन बनाए और उसका प्रस्तावना और उसके बने उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होता है, वो सारा का सारा क्या होता है, जो उसका जिला में हो या राज्य में हो या देश में हो, जिस लेवल पे कर रहे हैं उसका एक सरकारी दफ्तर में जाकर उसको जमा कर दिया जाता है कि मैं इस सदस्य ये संगठन बनाना चाह रहा हूँ, इस संगठन के लिए, है ना, मुझे आप क्या करें, अनुमति प्रदान कर दें, है ना। तो क्या कहता है, वो एक फॉर्मेलिटी होता है, साइन कर करके उसको पास कर दिया जाता। उसका कुछ कंडीशन होता है, उस कंडीशन का पालन करना होता। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब मैं हिंदू हूँ, मैं एक क्या हूँ, हिंदू, मुझे कोई नहीं रोक सकता है हिंदू बनने से, हिंदू रहने से मुझे कोई नहीं रोक सकता है। मेरी मर्जी है कि मैं हिंदू रहूँ, मेरी मर्जी है कि मैं मुसलमान बनूँ, सिख बनूँ, क्रिश्चियन बनूँ, जो भी बनना है, पूजा करना है, नमाज पढ़ना है, अपने गिरजाघर में जाना है ना, मुझे कोई नहीं रोक सकता। लोकतंत्र में भारत का सरकार, एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, हाँ, राशन कार्ड अप्लाई चाहिए। राशन कार्ड अप्लाई नहीं हो से बोले है ना। चलते आगे, है ना। तो किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म निभाने में उसे कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो सिख हो, मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मैं पूजा कर रहा हूँ, मैं हिंदू हूँ, मुझे कोई नहीं रोक सकता। तो धर्म को निभाने के लिए लोकतंत्र पूरी तरह से, हम बात कर रहे हैं अभी मुख्य रूप से जब लोकतंत्र की बात आती है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। अन्य देशों में भी कुछ मसला ठीक नहीं है, लेकिन हम भारत की बात जब कर रहे हैं तो भारत में के लोकतंत्र में धार्मिक स्वतंत्रता का किसी भी तरह का बंधन नहीं है। अगर कोई हिंदू है तो वो हिंदू रह सकता है, वो पूजा कर सकता है, उसके पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आगे चलते हैं, है ना। संपत्ति का अधिकार, अगला पॉइंट क्या है, संपत्ति का अधिकार। कोई भी व्यक्ति अपना कार्य करके, अपना काम कर करके वो अपने संपत्ति को अर्जित कर सकता है, उसे कमाने के लिए, अर्जन करने के लिए किसी भी तरह का कोई बाधा नहीं है, कोई रुकावट नहीं है ना। वो अपने हिसाब से क्या कर सकता है, खर्च कर सकता है और कमा सकता है, कमा भी सकता है और खर्च कर सकता है। बस सिर्फ गलत तरीके से किसी के पैसे का अपहरण नहीं कर सकता। मतलब
किसी के पैसा पे दावा पेश नहीं कर सकता, कब्जा नहीं कर सकता है गलत तरीके से, है ना। बाकी कमाने का और खर्च करने का पूरी तरह से आज़ादी है। हम 1 लाख रुपया कमा रहे हैं, सरकार को टैक्स देने के बाद बचे हुए 90,000 की राशि 1 दिन में ख़त्म कर दे या 30 दिन में ख़त्म कर दे। टैक्स के बाद सरकार को कोई मतलब नहीं है कि हम कहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, ठीक है। बस खाए पिए उड़ाए, है ना। उसके हाँ, कोई अवैध काम में नहीं डालना, जैसे सशस्त्रीकरण के लिए नहीं दे सकते हैं, किसी संगठन के लिए जो देश के लिए खतरा उसको नहीं दे सकते हैं। इसके बाद शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार है लोकतंत्र में। हर व्यक्ति को पढ़ना कंपलसरी है। राइट टू एजुकेशन के तहत 6 to 8 क्लास, 6 से 14 साल के बच्चे को, 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चे को निःशुल्क यानी बिना कोई पैसा का उसका एडमिशन लेना है, बिना कोई पैसा लिए उसको शिक्षा देना, किताब देना है, मध्याह्न भोजन है, कपड़े का है ना। इन सारे चीज़ों में 6 से 14 सालों के बच्चे को कोई बिना कुछ लिए उसको क्या करना, निःशुल्क शिक्षा देना है। आए दिन ये सुनाई देती है कि बहुत सारे स्कूलों में बच्चे को नामांकन नहीं दिया जाता, उसके धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, बहुत सारे। अब कुछ दस्तावेज भी आए दिन क्या होता है, एक टीसी जिसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कहते हैं, नहीं है, नहीं एडमिशन होगा, सीधे तौर पे बोल दिया जाता। अगर इस बात को रिकॉर्ड कर करके किसी भी शिक्षा विभाग में डाल दिया जाए तो उस बोले हुए शिक्षक या वहाँ के प्रभारी है उसके ऊपर एक क्या होगा, कठोर उसके ऊपर सज़ा का प्रावधान है, क्योंकि आप किसी बच्चे को शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। तो इसके लिए एक क्या है, बाज़ाब्ता उसको अरेस्ट कर करके उसके ऊपर केस चलेगा, उसके ऊपर केस चलेगा। किसी को दाखिला से, किसी को एडमिशन से रोकता चाहिए। पता नहीं है वहाँ के शिक्षकों को, या वो लोग अपने पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं। ऐसे मूर्ख शिक्षकों के लिए, ऐसे मूर्ख जो भी प्रधान अध्यापक हैं उन लोगों के लिए ये कानून पढ़ाना पड़ेगा कि राइट टू एजुकेशन 2006 के तहत 2006 के तहत ये दिया गया है कि कोई बच्चा 6 साल से 14 साल तक के बच्चा को, है ना, उसके शिक्षा में बाधा नहीं डाल सकता है ना। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये सॉरी 2006 नहीं होगा, ये 9 होगा, 2009। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत किसी बच्चे को पढ़ाई में कोई भी शिक्षक बाधा नहीं डाल सकता, वो एक दंडनीय अपराध के तहत आ सकता है। इसीलिए अगर उसके पास, हाँ, ये है जो उस शिक्षक के अंदर उससे पूछ करके, उससे लिखवा करके उसको क्लास में, अगर वो 7वें क्लास में क्या तो उसके योग्यता के अनुसार 5वां में हो, लेकिन दाखिला लेना पड़ेगा, एडमिशन लेना पड़ेगा। लेकिन ये टीसी की जो व्यवस्था है, या जो भी बहुत सारे स्कूलों में ये शिकायत मिलने को हमेशा एडमिशन के टाइम में पहुंचती है शिकायत कि इस स्कूल में बच्चे के टीसी के ना होने की वजह से इसका एडमिशन नहीं लिया जाता। ऐसा कोई नहीं है, बस एक पहचान के लिए आज के दौर में एक आधार कार्ड है, आधार कार्ड लेकर के जाना है, उस पर उसके बच्चे का नाम, बच्चे के पिता का नाम और माता का नाम अलग से लिखवा करके उसको दाखिला करवाया जा सकता है। तो ऐसा कोई नियम नहीं है 6 से 14 साल के बच्चों में कि उसे ये टीसी नाम का दस्तावेज स्कूल में देना ही पड़ेगा। पारिवारिक जीवन का अधिकार, उसके बाद चले पारिवारिक, कोई व्यक्ति शादी कर सकता है, कोई नहीं रोक सकता है, वो वैवाहिक जीवन जी सकता है, वैवाहिक जीवन जी सकता है, अपने पत्नी, अपने फैमिली को लेकर के कहीं भी रह सकता है, उसके ऊपर किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं है। साथ ही उसको एक चीज़ और, विवाह के साथ साथ तलाक का भी अधिकार है। अगर दोनों में आपसी नहीं बनती है तो आपसी सहमति से दोनों अलग हो सकता है ना, दोनों अलग से हो सकता है। ये तलाक जो ये उर्दू लफ्ज़ है
है ना। हिंदी में अंग्रेजी में डिवोर्स कहते हैं, हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, है ना। तो क्या होता है, वो तलाक लेकर के क्या होता है कि वो अलग हो सकता है, ये इसके लिए अधिकार दिया गया है। किन्हें दिया गया है? भारत के हर व्यक्ति को, कि वो विवाह के बाद अगर दोनों में आपसी सहमति संबंध नहीं बनता है तो उसे क्या होगा कि तलाक लेकर के वो अलग हो सकता है। आगे चलते हैं, अब समानता का अधिकार में चलते हैं। ये लोकतंत्र का अधिकार में था। पहला है कि कानून का अधिकार। कानून के अधिकार ये था लोकतंत्र में अधिकार। अब समानता का अधिकार, समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में क्या है, भारत में कोई जितने भी व्यक्ति सभी के लिए कानून का क्या है, समान है। कानून का अधिकार सभी के लिए समान है, चाहे वो बड़ा से बड़ा पैसा वाला हो, चाहे वो गरीब से गरीब हो। बड़े से बड़े पैसे वाले को वही सज़ा मिलेगा उस धारा में। अगर धारा 302 या धारा 307 या धारा जो भी 420 है ना, जो धारा लगेगा एक भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के पास, वही धारा लगेगा जो सबसे गरीब व्यक्ति के पास, है ना। बस वो होता क्या, कभी कभी हमारे कानून के नज़रों में कुछ लोग जो पैसे वाला नहीं है वो गलत साबित हो जाता, और हमारे कानून के को नहीं दोष देंगे, हमारे यहाँ के राजनीतिक दलों को दोष देंगे कि उन लोगों के वजह से ऐसा होता है ना। तो कानून के नज़र में सारे लोग एक जैसा है। शिक्षा और नौकरी, दूसरा पॉइंट, शिक्षा और नौकरी दोनों में समान अधिकार है। अगर कोई धनी से धनी व्यक्ति है तो उसे भी शिक्षा मतलब लेने का अधिकार है, तो जो सबसे गरीब है जिसके पास खाने को नहीं है उसको भी क्या है, शिक्षा लेने का अधिकार है। अगर कोई धनी सबसे पैसा वाला आदमी का नौकरी लेने का अधिकार है, तो सबसे गरीब आदमी जो उससे योग्य रहता है, अगर अपने परीक्षा में पास करके वो उस आयोग में या उस संस्थान में जाने लायक है, तो उसे नौकरी देने का पूर्णतः अधिकार है। उसके बाद समाज में चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, सामाजिक अधिकार। अगर कोई गरीब आदमी हो और धनी लोगों का गढ़ हो, तो उसमें गरीबों को निकालने का या हटाने का कोई अधिकार नहीं। यानी सामाजिक अधिकार, समाज में सभी तरह को, सभी धर्मों के लिए रह सकता है। अगर एक हिंदू है तो एक मुस्लिम, एक सिख, एक ईसाई, इस तरह से एक गांव, एक मोहल्ला में रह सकता है ना। उसमें नहीं तो धर्म के आधार पर कोई भिन्नता होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए, ना ही जाति के आधार पर, ना ही उसके आय के आधार पर, है ना। उसके बाद आर्थिक समानता, उसके अंदर आर्थिक समानता वही आ गया, पैसा वाला चीज़, है ना। उसके बाद किसी भी तरह के किसी खास व्यक्ति को, खास समूह को, है ना, ये टारगेट नहीं किया जा सकता है। अगर SC ST है, जैसे हमारे यहाँ संथाल परगना है ना, ST शेड्यूल ट्राइब, मतलब ऐसे व्यक्ति जो हमारे समाज से अलग होकर रहता है, वो भी आकर के अगर बस जाए तो उसे हटाने का कोई अधिकार नहीं है। अब आगे चलते हैं, पानी पानी है ना। उसके बाद क्या है, चलो ये हो गया अधिकार। ये था क्या, हमारे लोकतंत्र का अधिकार। अब हम भारत में रहते हैं तो भारतीय व्यक्ति का समानता का क्या क्या अधिकार है, इसको हम अगले दिन बताएंगे, है ना। बस आज यहाँ तक रह गया।